बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से। मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुआशी इस्तेहकाम की है और इस वक्त जो हुकूमत है इत्तेहादी जमातों की, उनका पहला जो एम है वो यही है कि किस तरह से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम पैदा किया जाए। चाहे इसके लिए अपोजिशन से बात करनी पड़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इनको भी साथ मिला के एक पेज पे कोई मीसाक़े जो है ना वो मईशत साइन कर लिया जाए जिससे कि मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि 3 साल की एक डील के हवाले से जो है IMF से बात की जाएगी, जिसमें बाकायदा कमेटी बना दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यही बार बार जोर दिया जाता है कि जी मुल्क में जो है वो मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी की जानिब से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। उसमें उन्होंने कहा कि जी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुल्क को इस वक्त मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की है। और उनका कहना यह था कि जिस तरीके से वोट देकर अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया है, अवानों तक पहुँचाया है, तो इसमें जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो एक बहस अपनी जगह है, उस पर हम आज भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन मुल्क का जो मुआशी इस्तेहकाम है और सियासी इस्तेहकाम, इसको नहीं बिगाड़ा जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब हफ्ते के रोज़ जो है वो सदर मुमलिकत के हवाले से इंतखाब भी है। जरदारी साहब और महमूद अचकज़ई जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूँकि या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चूँकि रिज़र्व्ड सीटें जो हैं वो नहीं मिली हैं, तो इस वजह से अब वाज़ेह बढ़तरी नज़र आती है इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की। और हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं सदारत के, आसिफ अली ज़रदारी जो कि साबिक़ सदर भी हैं, उनके कवी इम्कानात हैं कि उन्हें बासानी जो है एतमाद का वोट हासिल हो जाए और वो सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज हो जाए। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और तर्जुमान हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जनाब जुल्फ़िकार बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जुल्फ़िकार बदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। आपका शुक्रिया डॉक्टर। वेलकम वेलकम सर। सदारती इंतखाब एक तरफ तो है, दूसरी जानिब ऐवान में जिस तरीके से हंगामा आराई हो रही है या एहतजाज हो रहा है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस हवाले से MQM से भी बात की गई। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MQM के हवाले से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंस था, लेकिन सदर के इंतखाब के हवाले से मजबूरन जो है वो मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट से भी मुज़ाकरात करने पड़े। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, एक ग्राउंड रियलिटी की पार्टी है और पीपल्स पार्टी रवादारी, इज्जत की सियासत बिलीव करती है। और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जमहूरी जो तौर तरीके ट्रेडिशंस है उनको आगे लेके चलना चाहिए। और किसी किस्म का भी कोई इलेक्शन हो, आपका चाहे कोई सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो, आप उसके साथ बैठ के बातचीत करें और मसले का हल निकालें। जैसे अभी आप अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि इस मुल्क की इस टाइम जरूरत है। देखिए, इस मुल्क की के अंदर सियासी और मुआशी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए जो है नुक्ते हैं, और इन दोनों के इस्तेकाम के साथ ही मुल्क जो है तरक्की करेगा। अगर इसके अंदर एक भी जुज ऐसा है जो कि अदमे इस्तेकाम का बाइस बनता है तो उससे दूसरे को भी नुकसान पहुंचता है। तो पीपल्स पार्टी ने देखें अपने इस इलेक्शन की रैंकिंग के ऊपर जो भी तहफुजात थे उसको साइड पे रख के इलेक्शन के ये जो जमहूरी प्रोसेस है असम्बली के अंदर कायदे ऐवान का मुंतखब होना, बाकी चीजों को लेके आगे चलना ताकि निजाम चलता रहे, निजाम को नहीं रोका। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भरपूर कैंपेन की अपने सियासी मुखालफिन की, लेकिन जिसने उनको सपोर्ट के लिए कहा उन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि दो ही पॉलिटिकल पार्टीज थी जो पीपल्स पार्टी से ज्यादा नंबर जिनके पास थे, और दोनों में से कोई भी जो है अगर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट के लिए कहता, अगर दोनों कहते थे फिर पीपल्स पार्टी के कायदीन सोचते। लेकिन एक पार्टी ने तो मदद मांगी नहीं और एक पार्टी ने मांगी। इस ग्राउंड रियलिटी के पे के पॉलिटिकल ओपोनेंट होने के बावजूद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया कि उनको सपोर्ट किया। और आप देखें कि PMLN को लीड करने के लिए मौका दिया कि अपनी कैबिनेट बनाए, हम कैबिनेट का भी हिस्सा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तरफ जा रही हैं कि ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है
इसमें एमक्यूएम के पास जाना, वोट मांगना और बाकी दीगर जमातों के पास भी जाना। अब तो कल तो सदर साहब ने आपको पता है कि कहा था कि मैं एमक्यूएम से भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी कॉल किया था। आज उनके साथ असेंबली में बैठ के वोट भी मांगा है, बात की है। तो मोस्ट लाइकली एमक्यूएम भी, आपको पता है कि मैच्योर लोग हैं, समझते हैं सियासी मामलात को, सियासी तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के साथ होना है अपनी जगह है, लेकिन सियासी प्रोसेस को चलाना ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का हिस्सा है। और हम समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सर वो तो आप समझ रहे हैं ना, जब सदर के इंतखाब में जरूरत पड़ी, उससे पहले तो इलेक्शन कैंपेन तो पूरी की पूरी जो है वो मुत्तहिदा ने आपके खिलाफ चलाई है, बाकायदा महाज बनाया कि जी ये 3 टेन्योर जो है ये हुकूमत कर चुके हैं, और उसके बाद आपकी जानिब से मुत्तहिदा को, बल्कि यहाँ तक हुआ इलेक्शन में सर बाकायदा जो है वो एक दूसरे पे फायरिंग के और इन तमाम चीज़ों के इल्ज़ामात लगाए गए। मुत्तहिदा ने तो FIR कटवानी चाहिए थी, और काफ़ी ये कहा गया कि जी इलेक्शन में एक कारकुनान कई दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने हुए। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब ये जो सियासी मुखालफत होती है ना, इसके अंदर फिर इस तरह के भी वाकयात होते हैं। लेकिन आप देखें पीपल्स पार्टी ने कभी भी सियासी जो मुखालफीन के साथ सियासी मामलात हैं उसको कभी जाती हैसियत में लेके नहीं गए, और कभी इस लेवल पे नहीं गए कि आपको जातियात पे उतरना पड़े। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खूबसूरती है कि वो सियासी मुखालफीन को सियासी मामलात तक, सियासी इशूज तक ही रखते हैं, उसको जातियात के ऊपर नहीं लेके आते। यही वजह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान आज आवाज भी उठाती है, चलती भी है, और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ बात भी करती है, बयानात भी देती है। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उनके साथ बैठ के बातचीत करती है। इसी तरह PMLN के खिलाफ भी हमने इलेक्शन लड़ा, बातचीत की, लेकिन बात जातियात पे नहीं गई। हमने इश्यूज के ऊपर बात की, परफॉर्मेंस पे बात की, डिलीवरी पे बात की। तो आज हमने जब उन्होंने सपोर्ट मांगी तो हमने सपोर्ट किया। आज हमारे ही वोटों से हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। तो ये जो इस मुल्क के अंदर जरूरी चीज है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, तमाम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भाई डायलॉग के बगैर मामलात आगे नहीं चलेंगे। आप बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाल सकेंगे। असेंबली के अंदर है या असेंबली से बाहर है, उन तमाम लोगों को आपको साथ लेके चलना है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही जो है काम था कि PDM का प्लेटफॉर्म बनाया, दो के पीपल्स पार्टी को उस प्लेटफॉर्म से बाद में धक्के दे के निकाल दिया गया, धकेल के निकाल दिया गया। लेकिन हमने उस चीज के ऊपर भी का समझा कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो। अच्छा जुल्फिकार बदर साहब, देखिए ये तमाम चीजें जो है ना इलेक्शन के इनेकाद के बाद से हमें बिल्कुल चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आने लगी, चाहे आसिफ जरदारी साहब के बयानात हों, आपकी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात हों, बल्कि जो कल उन्होंने तकरीर की पार्लियामेंट में, उसे कहा जा रहा है कि जी सबको खुश रखने की कोशिश की। यानी महमूद अचकज़ई की घर पे छापे की भी उन्होंने पुरजोर मजम्मत की। यहाँ तक कहा कि जी सदर का इलेक्शन जो है ना ये मुतनाज़ा हो जाएगा इस किस्म की चीज़ों से, ये बिल्कुल इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो ये कहा गया कि जी शायद मेरे ख्याल में इस वक्त चूंकि एक माहौल भी है और ज़रूरत भी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी के कल की स्पीच के हवाले से पार्लियामान में? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच कल की तो एक ऐसे पॉलिटिकल स्टेट्समैन की स्पीच थी जिसके अंदर ये जो लोग कहते हैं ना जी सबको खुश रखने, सबको आप पॉलिटिक्स में खुश नहीं रख सकते। इफ यू वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी इन पॉलिटिक्स, You should go and sell ice cream to keep everyone happy. पॉलिटिक्स में आप किसी को हैप्पी नहीं रख सकते। लोगों को आप जो भी बात करें, लोगों ने कोई ना कोई नुक्ता इतराज उठाना है, कोई ना कोई मुखालफत करनी है। हाँ, बिलावल साहब ने जो महमूद अचकज़ई साहब के उसके ऊपर जो घर में जो रेड हुई या जो भी उसके ऊपर वो हुआ, उसके ऊपर जो उनको कंडेम किया, वो असल बात ये थी उस मामले को कि वो पॉलिटिकल बात थी कि नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिकल लीडर के इस तरह कि जो असेंबली के अंदर बैठा हो, आपका मेंबर पार्लियामेंट हो और आप उसके घर पे ये करें। हाँ, उसने अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो बिल्कुल क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपको हाउस को, स्पीकर को
एतमाद में लेके वो करें, कॉज ही इज मेंबर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। तो ये एक ऐसी बात है जिसमें सियासी मुखालफीन को भी आपको उनके लिए भी आवाज उठानी है। तो अच्छा सर, ये जो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जी वो गवर्नमेंट जो है इस वक्त की मौजूदा हुकूमत वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से भी बात कर ले और उसके नतीजे में बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाए, उस पर सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है? सर मैं ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समझते हैं कि वो इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो अब अपने जाती और सियासी मुफादात से बालातर होके मुल्की मुफादात के लिए बैठ के बातचीत करना चाहे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस बारे में बैठ के सोच सकती है, लाइमल बना सकती है और विंडो ऑफ डायलॉग जो है ओपन किया जा सकता है, बातचीत का दरवाजा खोला जा सकता है। लेकिन अगर वो ये कि इसके ऊपर कंडीशनैलिटी किसी कंडीशन के साथ बानी पीटीआई को छोड़ें तो फिर बातचीत होगी, ऐसा नहीं है। देखिए बानी पीटीआई के ऊपर अगर तो सियासी केसेस है तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर उनके ऊपर दहशतगर्दी के, उनके ऊपर 9 मई के वाकयात है, फॉरेन फंडिंग का केस है और कोई केस है, तो उनको चाहिए अदालतों से क्लियर होके आ जाए। पीपल्स पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? हमारा कोई बानी पीटीआई के साथ कोई जाती मुखालफत तो है नहीं। हम तो चाहेंगे कि वो आए, असेंबली में बैठे, एक अपना रोल प्ले करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट ने तो एक डिमांड रखी हुई है कि जी वो 26वीं तरमीम का मुसव्वदा, चाहे उसे कुछ चीज़ें कम कर ली जाएं, जो भी किया जाए, बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाया जाए। नून लीग ने तो उनके साथ MOU साइन कर लिया है और बाकायदा मुआहदा साइन हो गया है। पीपल्स पार्टी ने इसको अपोज किया था। अब जबकि सदर का इंतखाब है तो क्या इस हवाले से पीपल्स पार्टी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है कि ठीक है 26वीं तरमीम पे गौर कर लिया जाए, कोई मुआहदा साइन कर लिया जाए MQM के साथ? देखें, जितने भी मुआहदे हैं या जितने भी वो तरमीम करना चाह रहे हैं, उनके अंदर अगर किसी और को कोई इतराज नहीं है जिसके ऊपर सूबों में डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, अथॉरिटी आप लोकल गवर्नमेंट तक देना चाह रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी पहले से उसके ऊपर काम करी है। अगर उसमें किसी और सूबे या किसी चीज को इतराज नहीं है तो बिल्कुल तो बिल्कुल उसके बारे में सोचा जा सकता है और बैठ के लाएमल बना सकता है। पीपल्स पार्टी इज ओपन टू टॉक ऑन एवरीथिंग, जिसके ऊपर कोई डूएबल प्रपोजिशन है उसके ऊपर बैठ के बात की जा सकती है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती से कहे कि जी ये कंडीशन है, ये होगी तो आगे से यूं होगा, ऐसा नहीं है। आप बैठ के बात करें, तय कर लें चीजें। जब चीजें तय हो जाए तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा, वो चाहे पीपल्स पार्टी है या कोई भी है, वो सारे चाहेंगे कि हम मिल के आगे निजाम को चलाएं, पार्लियामान को चलाएं, जमहूरियत को मजबूत करें, इदारों को मजबूत करें, और जो इस मुल्क में चीजें चल रही हैं उसको लेके आगे चलें, ताकि इस मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी जो अदम इस्तेकाम है वो खत्म हो और सियासी इस्तेकाम आए, मुआशी इस्तेकाम आए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के मसाइल, मुआशी मसाइल खत्म हो और चीजें मुल्क के अंदर इकोनॉमी का पहिया बेहतर तौर पे चले। सर क्या उम्मीद कर रहे हैं? गिनती तो वैसे माशाल्लाह पूरी लगती है, अगर जो है वो MQM भी साथ दे देती है फिर तो मेरे ख्याल में सदारती इंतखाब जो है वो जीतना कोई मुश्किल नहीं होगा। सर हमने इंशाल्लाह ताला सदारती इंतखाब में अपने नंबर पूरे किए हुए हैं और MQM पाकिस्तान से भी वोट मांगेंगे, वो भी है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की बजाय एक अच्छा जो नंबर है उसको लेके आगे चलें और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल लोग जो इलेक्टेड हैं, उन सबको चाहिए कि टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी साहब को वोट दें ताकि ये मुल्क मजबूत हो और इस मुल्क के अंदर फेडरेशन मजबूत हो। क्योंकि एक छोटे सूबे का जब सदर बनता है तो फिर उसके अंदर छोटे सूबों को भी स्ट्रेंथ मिलती है और लोग जो है उस पे चाहते हैं कि उनके भी जो राइट्स हैं उसका भी ख्याल किया जाए। सर मुझे बताइएगा कि वैसे सदारत का ओहदा जो है वो सेरेमोनियल पोस्ट है सर, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर नहीं होता कि कोई अथॉरिटेटिव पोस्ट लेती बजाय इसके कि एक सेरेमोनियल पोस्ट? ठीक है, बहुत बड़ी बात है सर, सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, हेड ऑफ स्टेट और बहुत सारी पावर्स होते हैं, लेकिन ये कि वैसे देखा जाए तो अदर देन ए सेरेमोनियल पोस्ट इट्स नथिंग। डॉक्टर आरिफ अलवी की मिसाल आपके सामने है, PTI से ताल्लुक़ रखने के बावजूद कोई कुछ मतलब ज़्यादा कर नहीं पाए, क्या कहेंगे आप? देखिए सेरेमोनियल जो पोस्ट है ना, इसी के लिए
आसिफ अली जरदारी साहब आए, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो एक ऐसा रोल प्ले करें जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को लेके साथ चलें और उनकी गवर्नमेंट के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो, उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से जो है हुकूमत चलाए, अपनी मर्जी के कैबिनेट मेंबर बनाए। और जहाँ पे कोई तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मुल्क के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। और जैसे पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सपोर्ट दी है, इसी तरह अनकंडीशनल सपोर्ट दी है नून लीग को, वो अपने लोग लेके आए। तो इसी तरह उन्होंने भी प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है प्रेसिडेंटशिप के लिए, उन्होंने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट का ऐलान किया। देखिए, अब ये जो पॉलिटिकल जो एक ट्रेडिशन है या मेच्योरिटी है, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के बातचीत के जरिए करें तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस और बाकी जगह पे आ सकती है और चीजों को लेके सर बस एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बड़े अच्छे अंदाज में मुलाकात हुई है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लोग इस पे बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो एक अच्छा जेस्चर था कि वहाँ पे मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब से, बिलावल साहब की बहुत पॉजिटिव नोट पे बात हुई है। उन्होंने हालचाल पूछा और वो सारा, और बीबी शहीद रानी के वो बेटे हैं, जरदारी साहब के बेटे हैं, तो आपको पता है बिलावल साहब फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वो एक मुल्क के अंदर अभी इलेक्टेड हैं, एक पार्टी के चेयरमैन है, तो एक मुल्क के अपने ही मुल्क के आर्मी चीफ से मिलना एक पॉजिटिव चीज है और अच्छे नोट पे मुलाकात होना, हाल हवाल का एक्सचेंज होना, ठीक, तो अच्छी बात है। ये तो एक पॉजिटिव चीज है, एक अच्छा जेस्चर है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर साहब, प्रोग्राम के आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी जुल्फ़िकार बदर हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे जमात इस्लामी के हवाले से, और जमात इस्लामी जो है वो कि इलेक्शंस में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी कराची में उनका बहुत बड़ा स्टैंड है, और वो ये है कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरे नंबर पे मुबैना तौर पे वोट्स जो हासिल किए वो जमात इस्लामी ने हासिल किए। और उनका साथ साथ ये भी कहना यही वजह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और GDA के साथ भी इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है उसमें साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं KMC में, तो ऐवान में मौजूद ज़रूर हैं, वहाँ भी उनका दावा है कि जी अददी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अगर जमात इस्लामी की बना ली जाए तो मेयरशिप पे उनका हक़ है। लेकिन अभी तक जो है वो मेयर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। हाफिज़ नईम साहब, जो कि इस पूरी कैंपेन का महवर रहे, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी के हवाले से कराची में, उन्होंने गो के उम्मीद ज़्यादा रखी थी कि शायद कराची से वो ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें, लेकिन इलेक्शंस के जो फॉर्म 45 के हवाले से देखा जाए माफ़ कीजिएगा, तो दूसरे नंबर पे जो है वो यानी हमें जमात इस्लामी नज़र आती है। और इसमें जमात इस्लामी की कुछ इश्यूज़ के हवाले से जो स्ट्रगल वो करते रहे, हक़ दो कराची को और दीगर, यानी जो उनके तरफ से जो मुख्तलिफ एहतजाज किए गए, मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाई गई, तो इस हवाले से जमात इस्लामी ने जो है वो काफ़ी हद तक शहर में अपनी जगह बनाई है, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या MQM के आने के बाद से जमात इस्लामी के वोट बैंक को जो डेंट पड़ा था वो चीज़ अब रीगेन होती नज़र आती है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा जमात इस्लामी मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेराज साहब, खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने अपना वक्त निकाला। सर मुझे जी सर क्या कहते हैं, एक तरफ तो सदारती इंतखाब होने जा रहा है, पार्टीज़ में गठजोड़ चल रहा है, जरदारी साहब वोट मांग रहे हैं, MQM से भी अब हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अच्छा इत्तेहाद हो जाए, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कहना ये चाहूँगा कि इस वक्त जिन लोगों के पास फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट हैं वो तो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, उनको जेलों के अंदर भेजा जा रहा है। अभी तक कोर्ट्स के जरिए कोई फैसला नहीं हुआ कि जो जायज तौर पर अवाम की राय से जीते थे उनको डिक्लेयर किया जाए। और किसी
जाली किस्म के फॉर्म 47 के मुताबिक कोई नताइज का ऐलान कर दिया गया है। और ये मेरा ये ख्याल है कि बहैसियत मजमूई जमहूरी अमल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, मसला पैदा हो गया है। अच्छा सर, क्या समझते हैं, यानी अब जिस तरीके से एहतजाज और तमाम चीज़ें चल रही हैं पार्लियामान में भी, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जी मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हुब्बुल वतनी का मुजाहरा ये है कि तमाम एहतजाज अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम मुल्क को थोड़ा सा सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जाए। देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी इलेक्शंस हुआ करते हैं तो खुद उसके नतीजे में एक इस्तेहकाम आता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शंस के साथ जो खिलवाड़ इस पाकिस्तान के अंदर हो गया है, अब आप उसके बाद ये कहें कि मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम, तो ये कैसे मुमकिन है? अवाम के फैसले को तस्लीम किया जाना चाहिए और उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर उस फैसले को तस्लीम ना किया जाए तो आप खुद जानते हैं कि हमेशा इलेक्शंस के बाद जब स्टॉक एक्सचेंज खुला करता है तो उमूमन स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है, लेकिन इस मर्तबा जब पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज खुला तो मार्केट क्रैश कर गई और बहुत बुरे तरीके से इंडेक्स जो है वो नीचे आया। तो मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी, ये जो मसला है कि मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम, उसके लिए जरूरत इस बात की है कि जो अवाम का फैसला है और फॉर्म 45 के मुताबिक जो लोग जीत गए हैं उनके जीतने का डिक्लेरेशन जारी किया जाए और मुल्क के अंदर इस जमहूरी फैसले को तस्लीम किया जाए, तो ही मुल्क किसी इस्तेहकाम की तरफ जा सकता है। सर, ये जो पाकिस्तान इत्तेहाद कौंसिल को रिजर्व सीटें नहीं दी गई, जमात इस्लामी का इसके हवाले से क्या स्टैंस है? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये उनका हक था कि उनको ये नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई काम किया है तो इम्कान यही है कि वो इसके लिए कोर्ट्स के अंदर जाएंगे और कोर्ट्स के अंदर मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन है कि उन्हें ये जो खुसूसी नशिस्तें हैं वो चाहे खवातीन की हों या अक़लियतों की हों, उनके पास नंबर भी पूरे हैं और उनको ये नशिस्तें मिल जानी चाहिए, ये उनका हक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो बात की गई सोशल मीडिया के हवाले से करारदाद पेश की गई, फिर तांगी साहब ने करारदाद वापस ले ली, जमात इस्लामी क्या समझती है? सोशल मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए मुल्क में, या आपकी पार्टी भी समझती है कि नहीं, कुछ कंट्रोल्स, कुछ चीज़ें जो है ना उनको थोड़ी सी लगाम की ज़रूरत है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मीडिया की आज़ादी जो है वो इस मुल्क के आईन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर तस्लीम की गई है। एक आध चीजें जरूर ऐसी हो सकती हैं कि कोई एंटी पाकिस्तान मुहिम ना चलाए, कोई पाकिस्तान को खत्म करने की बात ना करे, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसके ऊपर लोग अगर गुफ्तगू करना चाहें, बातचीत करना चाहें, एतराज करना चाहें, एहतजाज करना चाहें, तो उन सारी चीजों की आजादी पाकिस्तान का आईन देता है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये चीज मौजूद है और ना इसके खिलाफ करारदाद आनी चाहिए थी। और इस वक्त भी जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई जा रही है, मैं समझता हूं कि गुजरे वक्तों की बातें हो गई हैं। अब इस तरह की पाबंदियां ना काबिल कबूल है और ना इसका कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ करता है। अच्छा सर, जमात इस्लामी का केएमसी में जो स्टैंस रहा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके एक तरीके से साथ है, हालात भी कुछ मजीद बेहतर होते नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन जो तहरीक एतमाद की बात की गई थी, जो दावे किए गए थे, वो तो वहीं मौजूद हैं सर, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। कोई प्लान है इस हवाले से हाफिज साहब का या जमात इस्लामी का? किस हवाले से मैं समझ नहीं पाया। केएमसी में आप क्लेम करते हैं कि केएमसी में अददी अक्सरियत आपकी ज़्यादा है और इस हवाले से आपको जो है वो मेयरशिप मिलनी चाहिए, तो क्या मेयर कराची के खिलाफ कोई तहरीक एतमाद लेके आएंगे इस मौके पे, जबकि यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपके टाइज मज़ीद मजबूत हैं,
हालात भी थोड़े बेहतर हैं, शायद उस तरीके से मेंबर्स एब्सेंट ना हो, क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हम कोर्टों में भी मौजूद हैं जहाँ हमारे जीते हुए लोगों को किसी जाली वोटिंग के जरिए हरवाया गया है, और बहरहाल इसके ऊपर हमारे पास कुछ कार्ड्स मौजूद हैं और इंशाल्लाह वक्त आने के ऊपर हम उन्हें मौसर तौर पर खेलेंगे। हम ये समझते हैं कि एक जाली मैंडेट वो मेयर कराची का भी है, और अब तो बात इससे कहीं भी आगे बढ़ गई है कि बहुत सारे जाली मैंडेट इस मुल्क के अंदर लोगों को बख्श दिए गए। तो हम ये सबके खिलाफ एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं और ये समझते हैं कि अवाम के फैसले को तस्लीम किया जाना चाहिए, वो बल्दिया कराची हो या इससे ऊपर भी जितने ऐवान हो, जिस जिस जगह पर ऐसा कोई जाली मैंडेट अवाम पर हुकूमत कर रहा है उसे कबूल नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो सर, लेकिन अब इस हवाले से कोई प्लान किया जा रहा है कि कोई तहरीक लाई जाए या किसी तरीके से मेयरशिप हासिल करने की कोशिश की जाए जमात इस्लामी की? मेरा ये ख्याल है कि उसके बारे में जो भी हिकमत अमली होगी प्रेस के अंदर भी उसका ऐलान होगा, और इंशाल्लाह वक्त आने पर हम अपना ये कार्ड महफूज रखते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हल्फबर्दारी में KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत ना करना माफ़ कीजिएगा, इस पर काफ़ी सवालात उठे हैं और उनका कहना यह है कि जी पर्सनल कोई ग्रज नहीं है, हम जो है वो उनसे फंड्स मांगने भी जाएंगे, मीटिंग्स भी करेंगे, लेकिन हलफ बर्दारी में जाना ठीक नहीं लगा उनको पर्सनली अपने तौर पे। और आज उन्होंने मुलाकात भी की है बानी PTI से और इस हवाले से उनसे मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। ये भी सवाल किया गया है क्या कोई रिकन्सिलिएशन की कोई ऐसी हिकमत अमली आ रही है कि मौजूदा हुकूमत के साथ किसी किस्म की रिकन्सिलिएशन कर ली जाए ताकि मुल्क में कुछ मौशी इस्तेहकाम या सियासी इस्तेहकाम आ सके, जिस पर उन्होंने साफ इनकार किया। और इस हवाले से उनका कहना था कि वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो बानी PTI से तमाम इंस्ट्रक्शंस और चीज़ें जो हिदायत वो लेते रहेंगे। बहरहाल इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला है आपने प्रोग्राम के लिए। सर, क्या कहते हैं, अब कुछ क्रिटिक्स और अपोजिशन जमातें कहती हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब तक एहतजाज करती रहेगी, अब इस एहतजाज की सियासत से थोड़ा बाहर निकलें, कुछ रिकन्सिलिएशन की तरफ आएँ। बल्कि महमूद खान अचकज़ई ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी वो जो हैं वो अगर पार्टीज आपस में मिल जाएँ, PTI को भी मिला लें, तो फिर बानी PTI की राह हमवार हो सकती है जेल से निकलने की। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले रिकन्सिलिएशन तो तब होगा जब हमारा मैंडेट वापस मिलेगा। मुझे बताएं, हम तो मफाहमत की सियासत चाहते हैं, पर उसके लिए मुझे जरा इसका जवाब दें कि जिस तरह शब खून मारा गया पाकिस्तानी कौम के मैंडेट के ऊपर, तो इसमें हम कैसे बैठ के बात करें? क्या वो लोग हमसे सवाल नहीं करेंगे? जिस तरह पाकिस्तानी कौम की तजलील की गई, और आज आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म 45 अपलोड किए गए, किस तरह वो टैम्पर्ड किए गए। अगर किसी का 7 वोट है तो उसको 1007 कर दिया है, किसी के 30 वोट है तो 130 कर दिए। और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे चले, उस सोशल मीडिया पे जब ये सारी चीजें चली, इसमें पॉइंट आउट किया गया लोगों की तरफ से कि यहाँ इन्होंने टैम्पर्ड किए। अब आप इस टाइम तकरीबन फॉर्म जो है ECT की साइड से उन्होंने डिलीट कर दी। तो मुझे बताएं, इस हालात में कैसे मफाहमत होगी? मफाहमत तब होती है, रिकन्सिलिएशन तब होगी जब ये कम अज कम हमारा मैंडेट तो तस्लीम करें, लोगों का मैंडेट तो तस्लीम करें। पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया था, जब उसको तस्लीम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से उससे आगे तो हम नहीं जा सकते। बिल्कुल हमारे तरह की बात करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के लिए, किसी शख्सियत के लिए नहीं, किसी जमात के लिए, पाकिस्तान के लिए बैठेंगे भी, बात भी करेंगे, बट पहले हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा सर, महमूद खान अचकज़ई के हवाले से कहा जाता है कि जी खान साहब तो कई दफ़ा उनके खिलाफ बातें करते रहे, मतलब उनके हवाले से, और उसके बाद उनको सदारती यानी सदारत के लिए
उम्मीदवार बनाना बेहतर नहीं होता? कोई आपकी पार्टी से किसी को सदारती उम्मीदवार बनाते? देखिए जी, ये इस बात का सबूत है कि अक्सर लोग कहते हैं कि खान साहब बात नहीं करते। खान साहब किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं होते। अगर शख्सियत के खिलाफ होते महमूद खान को भी वो कभी भी नामजद ना करते, क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है सियासी जमात है, हम तो इस पे यकीन रखते हैं कि जो है आप रिकंसिलिएशन करें, आप बातचीत करें और कभी भी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई इस तरह मैंडेट पे डाका मारेगा तो उससे हम बात नहीं कर सकते। बाकी रही बात खान साहब की नॉमिनेशन की, मैं समझता हूँ हम पूरी पार्टी इस पे बहुत खुश है कि ठीक है खान साहब ने उनको सदारती उम्मीदवार बनाया, क्योंकि उनका ताल्लुक उस सूबे से है जो सबसे कमजोर सूबा है और जिस सूबे के साथ हमेशा ज्यादती हुई, तो ये उस सूबे को खान साहब ने इज्जत बख्शी है। सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनको इसलिए भी उम्मीदवार बनाया गया क्योंकि अददी अक्सरियत पूरी नहीं है और महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो बहुत से लोगों या इदारों के खिलाफ बातें करने में बड़े वोकल हैं और कल वाली तकरीर भी उनसे बाकायदा कराई गई। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कोई इससे कुछ नहीं करा सकता सियासत में। बात यह है कि अगर आप इस तरह कह रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमने किसी को नहीं कहा, ना खान साहब ने किसी को कहा। और इसके अलावा आप देखें वो जो बात कर रहे हैं, हमने एक सिस्टम बना दिया है, जो हकीकत बात करेगा तो हम उसको समझते हैं जी वो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इदारे भी हमारे, हम बात करेंगे जहाँ पे ज्यादतियां होंगी, जहाँ पे लिमिट क्रॉस होगी तो वहाँ पे बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है और इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम ने हमें मुंतखब किया, उसके बावजूद अगर फॉर्म 47 वाले घुस बैठिए, असेंबलियों में घुस बैठे, तो मुझे बताएं फिर तो इस तरह जो हमने स्पीकर की नॉमिनेशन करवाई थी, स्पीकर नॉमिनेट किया था, डिप्टी स्पीकर किया था, प्राइम मिनिस्टर हमने अपना किया था, तो वो भी हम फिर बाहर के ही करते। बात ये नहीं है, बात ये है कि उस सूबे को खान साहब इज्जत देना चाहते हैं। अच्छा सर, अब थोड़ी सी बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर होता है, सोशल मीडिया की बड़ी बात हो रही है। आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से पीटीए से बाकायदा पूछा गया इंटरनेट बंद करने के हवाले से। अब इस वक्त राइट नाउ फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो डाउन है, और जो कि ग्लोबली डाउन लग रहे हैं। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप वीपीएन से भी नहीं चल रहा, ट्विटर पे भी पूरी दुनिया से लोग पूछ रहे हैं जी फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन है। इसको भी कहा जाता है कि जी बाकायदा साजिश के तहत कराया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बिल्कुल पाकिस्तान में तो इस टाइम जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो बिल्कुल साइन आउट हो चुके हैं। बाकी मुझे बाहर की दुनिया का इस टाइम इल्म नहीं है। मुझे बताएं, अगर ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है, क्या ये ज्यादती नहीं है? इजहार ख्याल करना, इजहार सर पूरी सर ट्विटर आप चेक करें, ट्रेंड्स में आपको मुख्तलिफ पोस्ट मिल जाएंगी। दूसरे ममालिक से भी लोग कह रहे हैं कि जी ये मैं आपसे मैंने यही अर्ज किया, मैंने कहा मेरे इल्म में बाहर करिए। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है हमारे तो फेसबुक बंद हो चुके हैं और इंस्टाग्राम। मैंने कहा अगर पाकिस्तान में ये इसलिए किया गया है, निशाना बनाया गया है, ये तो इजहार ख्याल पे, इजहार राय पे इन्होंने शबकून मारा है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर पूरी दुनिया में वो तो कुछ देर में पता चल ही जाएगा। लिहाजा मुझे बताए ना, अब इस टाइम कोई भी बंदा, कोई भी पाकिस्तानी अपनी आवाज सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंचा रहा है। बाकी तो कोई प्लेटफॉर्म हमें तो कम से कम मुयसर नहीं है। मुझे बताएं, आज मैं अपने लीडर का नाम आपकी टीवी पे नहीं ले सकता, मेरे लीडर की तस्वीर आपका टेलीविजन नहीं दिखा सकता। एक ही रास्ता बचता है हमारे पास, वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया इस पूरी दुनिया में जिस तरह काम हो रहा है, मगर आप लोग तो माशाल्लाह असेंबली में जो आपके जीते हुए कैंडिडेट्स हैं सब मास्क लगा के गए और सबने देखा, तस्वीरें हर जगह चली, टीवी से भी चली और बहुत सी जगह पे बानी पीटीआई की जो है ना वो बाकायदा पैनाफ्लेक्स पे तस्वीरें उठाई गई। वो वाली बात तो नहीं है सर। अब ये बात तो आप मान लें कि इलेक्शन के बाद से मैं सॉरी टू कट यू, मुझे बताएं उसी तरह ओपोजिशन लीडर जो हमारे कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के उमर अयूब खान साहब, जब वो स्पीच कर रहे थे उनका टोटली ब्लैकआउट किया गया, उनकी स्पीच नहीं दिखाई। मुझे बताएं किधर आजादी है? बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ी बहुत चीजें जो दिखा रहे हैं बैलेंस करने के लिए बता रहे, बाकी पाकिस्तान की अवाम को तो सारी चीजें पता है। मुझे बताए एक असेंबली जो मदर है सारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस जगह अगर कोई बंदा स्पीच करता है उसकी बात तब भी अवाम तक नहीं पहुंचाई जाए। मुझे बताया जब वहां ज्यादती हो रही है, बाहर कहाँ हो रही है? नॉर्मली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। मैं बिलखुसूस कराची की बात करूंगा, कोई भी ऑन एयर नहीं करता, लाइट नहीं जाती हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये ज्यादतियां तो हो रही है हमारे साथ। ठीक, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और
साबिक मेंबर कौमी असम्बली फ़हीम खान हमारे साथ मौजूद थे। अब नाज़रीन, जैसे ये ट्विटर और फेसबुक की बंदिश सामने आई या लॉग आउट हो गया है, लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, इस हवाले से भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे कुछ मैसेजेस चलने शुरू हो गए कि शायद थोड़ी देर में पाकिस्तान में तमाम सोशल मीडिया बंद कर दिया जाएगा। शायद यूट्यूब, ट्विटर तो खैर पहले ही से ही पाकिस्तान में सही तरह नहीं चल रहा है, तो ये भी चीज़ें बंद हो जाएंगी, व्हाट्सएप भी बंद हो जाएगा। अब एक अजीब सी लहर फैल गई, लोग मैसेज करने लग गए कि ये क्या हुआ। हालांकि ग्लोबली डाउन है, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, किसी भी मशीन का, सर्वर्स का कुछ देर के लिए बैठ जाना या ना रिस्पॉन्स करना, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में फेसबुक और इंस्टाग्राम चूँकि एक ही मेटा, एक ही कंपनी की तमाम चीज़ें हैं और इन चीज़ों को जो है ना रेस्टोर फ़ौरन किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ी देर में रेस्टोर हो भी जाए, लेकिन इस किस्म की जो एक सनसनी है वो नहीं फैलानी चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।